हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इकोनॉमिक्स हिंदी के जो है पार्ट 3 में। यहाँ पर हम अध्याय 4 लेकर आए हैं, तीसरा पार्ट आपके लिए। और ये इसका चैप्टर का नाम है आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण। ये जो है आर्थिक सांख्यिकी का 11th क्लास का जो है 4th चैप्टर है। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं आवृत्ति वितरण, सतत या अखंडित श्रृंखला के प्रकारों के बारे में। तो आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है, पिछले पार्ट 2 नहीं देखे हैं, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं और समझते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, आवृत्ति वितरण, सतत या अखंडित श्रृंखला, ये सारे नाम एक जैसे हैं, मतलब अलग अलग हैं, लेकिन इन सब का मतलब एक ही है। तो हम इन दो को समझते हैं। आवृत्ति वितरण यानी जो आवृत्ति को बांट दिया जाता है, आवृत्ति वितरण है। और इसमें देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा सतत क्या होता है। सतत का मतलब होता है जो एक के बाद एक चलता जाता है, कहीं पर ब्रेक नहीं होता, टूटता नहीं है, निरंतर बढ़ता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से बढ़ता है, तो उसे कहते हैं सतत या अखंडित। अखंडित का मतलब जो कि खंडित नहीं होता है, खंडित का मतलब टूट जाना, और अखंडित का मतलब ना टूटने वाला। तो जो टूटता नहीं उसे अखंडित कहा जाता है। तो उसके प्रकारों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है अखंडित श्रृंखला के प्रकार क्या है। पहली जो होती है अपवर्जी श्रृंखला कहा जाता है जिसको, और दूसरी है समावेशी, खुले सिरों वाली श्रृंखला, और संचयी आवृत्ति श्रृंखला, मध्य मूल्य आवृत्ति श्रृंखला। दोस्तों ये सारी श्रृंखला जो हैं 1 2 3 5 श्रृंखला हैं, 5 श्रृंखलाएं हैं। इनके बारे में हम विस्तार से जानकारी एकत्र करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके जो है इनके बारे में जो है डिस्कस करते हैं और जानते हैं ये पांचों की पांचों क्या होती हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने आ जाती है अपवर्जी श्रृंखला। अपवर्जी श्रृंखला वह श्रृंखला होती है जो कि आंकड़ों को अपने अंदर आने में जो है लिमिट निर्धारित कर देती है। यानी कि यहाँ पर अपवर्जी होते हैं, आंकड़ों की जो सीमा होती है, जो यहाँ पर वर्ग सीमा होती है। यानी अपवर्जी श्रृंखला क्या है दोस्तों, जिसमें जो वर्ग सीमा होती है वो जो होती है, पहले अगर कोई पहला वर्ग है तो पहले वर्ग की जो सीमा है, जो उच्च सीमा है, वो उच्च सीमा दूसरे वर्ग की पहली निचली सीमा होती है। दोस्तों मुझे पता है ऐसे आपको समझ नहीं आ रहा होगा, इसीलिए मैंने उस श्रृंखला को बनाया है जिसके माध्यम से आप उसे समझ सकते हैं। तो अपवर्जी श्रृंखला को हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपवर्जी श्रृंखला या असम्मिलित श्रृंखला जो कि सम्मिलित नहीं करती, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 10 से लेकर के 15 तक है, उसके बाद 4 आ गया है, ठीक है, आवृत्ति 4 आई है, उसके बाद यहाँ पर जो है 15 से 20 5 आई है आवृत्ति। इस प्रकार से जो श्रृंखला दे रखी है। यहाँ पर एक बात आप नोट कर सकते हैं, देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो 10 से 15 है, फिर 15 से 20 है, 20 से 25 है। दोस्तों देखो, देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो 15 है, 15 जो है इसके पहले वाले में 15 लास्ट में है, फिर ये 15 से शुरू होता है। यानी जहाँ पर 15 से ख़त्म है वहाँ पर 15 से शुरू है, जहाँ पर 20 से ख़त्म है वहाँ पर 20 से शुरू है। तो दोस्तों जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ से ही शुरू होता है। तो इसीलिए यहाँ पर अब क्या होगा, अगर यहाँ पर हमें 15 लिखना है दोस्तों, अगर हम 15 लिखना चाहते हैं, अगर हमारे पास 15 कोई ऐसी संख्या है जो कि 15 है, तो 15 को कैसे लिखेंगे। अगर जो 15 की सीमा में आती है, ऐसी संख्या जो कि 15 की सीमा में आती है वो लिखना चाहते हैं यहाँ, तो हम इस वाले पॉइंट में नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे इस वाले में। किस में लिखेंगे दोस्तों, हम लिखेंगे इस वाले में, क्योंकि ये जो ऊपरी सीमा है 15, इसमें ज्वाइंट नहीं है। मतलब ये जो सीमा है इसमें आ गई, इसका मतलब जो कि 15 का तत्व है तो इसमें ही आएगा। इसीलिए यहाँ पर इसने वर्जित कर दिया, इसने जो है 15 का वर्ग ले रखा है, लेकिन
इसमें देखिए यहाँ पर 15 लिखा तो है, लेकिन ये जो 15 के वर्ग में आने वाली संख्या है उसको मना कर रहा है। यहाँ 15 जो है नहीं आ सकता अंदर, 15 आएगा दूसरे वर्ग में, इसीलिए इसने मना कर दिया। इसीलिए इस जो श्रृंखला को अपवर्जी श्रृंखला कहते हैं। अपवर्जी का मतलब होता है मना कर देने वाली श्रृंखला, तो इसीलिए हम कहते हैं अपवर्जी श्रृंखला। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा, इस श्रृंखला को अपवर्जी कहते हैं। यानी इस श्रृंखला में बस कुछ नहीं होता, यहाँ पर केवल जो इसका लास्ट का तत्व होता है वही तत्व वहीं से शुरू होता है। यानी 15 पे ख़त्म है तो 15 से शुरू, 20 पे ख़त्म है तो 20 से शुरू, 25 पे ख़त्म है 25 से शुरू, 30 पे ख़त्म है तो 30 से शुरू होगा। तो इस प्रकार से ये होता है। तो आप समझ गए होंगे कि अपवर्जी श्रृंखला या असम्मिलित श्रृंखला होती है। देखिए दोस्तों, ये असम्मिलित का मतलब क्या है, ये जो 15 है, 15 इस वर्ग में सम्मिलित ही नहीं है, इसीलिए असम्मिलित कहा गया है। 15 का जो तत्व है इसमें आएगा, इसीलिए इसे असम्मिलित कहा गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं समावेशी श्रृंखला। समावेशी श्रृंखला कौन सी श्रृंखला है, इस श्रृंखला के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। समावेशी श्रृंखला जो है, अंक दे रखे हैं यहाँ पर जो है समावेशी श्रृंखला में जो अंक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ये वर्ग है, यहाँ पर क्या है 10 से 14, ठीक है, 10 से 14 4 आवृत्तियाँ आ रखी हैं। 10 से 14 में 4 आवृत्तियाँ हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो 14 है, ये जो संख्या हमारी 14 है, इस 14 के अंदर अगर 14 आ रहा है तो इसी वर्ग में रखा जाएगा। अगर ये 14 से संबंधित है, अगर 14 से बड़ी नहीं, अगर कोई संख्या इस 14 की आवृत्ति में आ रही है तो इसे इसमें रखा जाएगा। और अगर 15, अगर तो ये क्योंकि ये 15 से अलग है, यानी जो जिसमें आता है उसी में रखा जाएगा। पहले वाले में ऐसा नहीं था, क्योंकि इसका नाम है समावेशी श्रृंखला। जिसमें देखिए 14 है तो 14 के साथ ही ये सबको समावेश करती है। अगर मान लीजिए आपको 14 लिखना है तो 14 आप इस वाली श्रेणी में लिखेंगे। आपके पास नंबर आया 14 तो इस श्रेणी में लिखेंगे। आपके पास अगर नंबर आया 25 तो आप 25 इस वाली श्रेणी में लिखेंगे। अगर 24 आया तो इस वाली श्रेणी में लिखेंगे। यानी जो इसमें दिखता है वही होता है। लेकिन जो हमारी पिछली वाली श्रृंखला थी उसमें ऐसा नहीं होता, अपवर्जी श्रृंखला में मना कर देता है। तो देखिए उसमें क्या था, अगर ये 14 से शुरू ख़त्म होता है तो वहाँ पर ये 14 से ही शुरू हो रहा था वो वाला, तो 14 का तत्व जो था इसमें आएगा, जो भी संख्या है 14 की इसमें आ जाएगी। तो अब दोस्तों हम करते हैं समावेशी श्रृंखला को अपवर्जी श्रृंखला में परिवर्तन। देखिए दोस्तों, जो समावेशी श्रृंखला होती है ये इतनी उपयुक्त नहीं होती है, इतना कारगर नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, इस श्रृंखला को अपवर्जी श्रृंखला में बदल देते हैं ताकि हम इसका भरपूर उपयोग कर पाएँ और अच्छे से बदल पाएँ। तो सबसे पहले इसको कैसे करते हैं देख लेते हैं। अगर दोस्तों आपने ये सारे थ्योरी और इन श्रृंखलाओं के बारे में अध्ययन अच्छे से कर लिया तो आपको आने वाले जो चैप्टर हैं बहुत ही सरल लगेंगे, बहुत ही आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि सारे चैप्टर जो हैं इसमें यही थ्योरी पर बेस्ड हैं, इन्हीं थ्योरी के आधार पर हैं। हमने यहाँ पर समावेशी श्रृंखला और यही थ्योरी हमें अप्लाई उसमें करनी पड़ेगी। इन्हीं का इस्तेमाल करके जब हमें ये पता होगा तो हम उसे आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप अंक और आवृत्तियाँ दे रखी हैं 9.5। यहाँ पर इसी को हमने बदला है, इसी वाले को हमने बदला है। यहाँ 10 था, हमने कुछ नहीं किया। यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर अपवर्जी श्रृंखला क्या होती है, या जो पहले ये वाला है और ये वाला है सेम होना चाहिए, यानी 14 यहाँ पर है 15, ये सेम नहीं है, इसको बराबर बनाना है। तो क्या करेंगे, इसमें हमने 0.5 जोड़ दिया और इसमें 0.5 घटा दिया तो ये 14.5 बन गया। जैसे ही 15 में से 5.5 गया तो यहाँ पर बन गया 14.5। तो यहाँ पर देखा हमने, देख सकते हैं आप यहाँ पर भी 9.5 माइनस, और यहाँ पर हमने पहले यहाँ पर घटा दिया, उसके बाद यहाँ पर जोड़ दिया। यानी हमें क्या करना है, ऊपरी सीमा जो है उसमें 5 पॉइंट जोड़ना है, यानी 0.5 जोड़ना है। देखिए दोस्तों सब में इसमें जोड़ा है, यानी जो ऊपर की सीमा है, इधर वाली ऊपर की सीमा, उसे उच्च सीमा में हमने 0.5 जोड़ना है
और नीचे वाली सीमा में 0.5 घटाना है। तो आपको दोस्तों ये समझ आ गया होगा कि कैसे हम इसको बदलते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें कुछ अंतर के बारे में जानते हैं कि जो इन दोनों में अंतर क्या है। हमने 2 श्रृंखलाएं अभी तक पढ़ी हैं। पहली है अपवर्जी श्रृंखला और दूसरी है समावेशी श्रृंखला। अपवर्जी श्रृंखला में जो सीमा होती है, उच्च सीमा और दूसरे वर्ग की निम्न सीमा, वो दोनों बराबर होती हैं, लेकिन समावेशी श्रृंखला में ऐसा नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, इसमें जो अंतर देख लेते हैं। अपवर्जी श्रृंखला तथा समावेशी श्रृंखला में अंतर। अपवर्जी श्रृंखला में एक वर्ग की दूसरी ऊपरी वर्ग की सीमा निचले वर्ग की दूसरे वर्ग में बराबर होती है, लेकिन समावेशी में एक का अंतर होता है। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए 10 से शुरू होती है, 15 पे आती है, फिर 15 से ही अगली शुरू हो जाती है। यहाँ पर कोई गैप नहीं है, ये सेम है, देख सकते हैं आप, ये सेम है। तो इसे कहा जाएगा अपवर्जी श्रृंखला। अगर 15 का कोई तत्व आता है, कोई संख्या आती है जो 15 से रिलेटेड है, तो ये 15 इसमें नहीं आएगी, ये आएगी इसमें, क्योंकि 15 से ये शुरू हो रहा है लेकिन ये ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर आने से मना कर रहा है, इसलिए अपवर्जी श्रृंखला। आपको केवल याद रखना है कि यहाँ पर जो संख्याएं हैं सेम होती हैं, जहाँ शुरू ख़त्म होता है और शुरू होने वाली संख्या सेम होती है, तो उसे अपवर्जी श्रृंखला कहा जाता है। उसमें आज अब करते हैं बात इसकी 10 से 15 और 16 से शुरू हो रही दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऊपरी श्रृंखला और निचली में 1 का अंतर आ गया। 1 का अंतर आ गया तो इसको कैसे दूर करेंगे? यहाँ पर 0.5 जोड़ देंगे, यहाँ पर 0.5 घटा देंगे, तो हमें मिल जाएगा 15.5 एंड 15.5। और इस तरह यहाँ पर भी ऊंची जो पहली सीमा इसमें भी जोड़ देंगे, अगली जो आएगी उसमें घटा देंगे। तो बड़ा ही आसान है। तो हमें क्या करना है? उच्च सीमा में 0.5 जोड़ना है और निम्न सीमा में 0.5 घटाना है। तो यहाँ पर आप देखिए दूसरा अंतर क्या है। अपवर्जी में ऊपरी वर्ग का मूल्य शामिल नहीं होता, लेकिन समावेशी श्रृंखला में होता है। क्या कहना चाह रहा है? अपवर्जी श्रृंखला जो होती है, ये जो श्रृंखला है, ऊपरी वर्ग का मूल्य, जो ये ऊपरी वर्ग का मूल्य इसमें शामिल नहीं है। ये 15 इसमें नहीं है, 15 तो इसमें है, तो इसीलिए कह रहा है ऊपरी वर्ग का मूल्य जो है अपवर्जी श्रृंखला में शामिल नहीं होता है, लेकिन समावेशी श्रृंखला में होता है। देखिए दोस्तों, अगर 15 आएगा तो 15 इस वाले में लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ 15 है और यहाँ 16 से शुरू है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। हाँ तो दोस्तों, हमने पढ़ लिया 2 पॉइंट, अब हम पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट। अपवर्जी श्रृंखला उपयुक्त है जब पूर्णांक हो या दशमलव, लेकिन समावेशी केवल पूर्णांक उपयुक्त होती है, पूर्णांक में उपयुक्त होती है। यानी अगर संख्या पूरी है तभी जो है समावेशी श्रृंखला का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर संख्या पूरी नहीं है तो समावेशी श्रृंखला बेकार है, कोई फायदा नहीं। तो हम दशमलव, या अगर दशमलव आ गया तो कोई फायदा नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं, अपवर्जी श्रृंखला को जो है, अपवर्जी श्रृंखला सभी स्थितियों के लिए उपयुक्त होती है, इसलिए अपवर्जी श्रृंखला को हम बदल देते हैं। अपवर्जी श्रृंखला में हम समावेशी श्रृंखला को बदल देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। जैसे कि यानी आप अगर दशमलव आता है तो अपवर्जी श्रृंखला इसके लिए उपयुक्त है, लेकिन समावेशी के लिए नहीं है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पर, अपवर्जी श्रृंखला में सभी स्थितियों में गणना संभव है, परंतु समावेशी में नहीं आता, इसे अपवर्जी में बदलना पड़ता है, जैसा कि मैंने बताया पहले। यहाँ अपवर्जी जो श्रृंखला होती है उसमें जो क्या है, सभी स्थितियाँ जो होती हैं, अगर अपवर्जी श्रृंखला हमारे पास है तो उसकी जो है, उसका उपयोग, उसकी गणना जो है सभी स्थितियों में की जा सकती है, लेकिन समावेशी में ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस श्रृंखला को अपवर्जी श्रृंखला में बदल लेते हैं। तो दोस्तों, पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कि जो है यहाँ पर वर्ग जो होता है समान होता है, यानी जो ऊपरी सीमा होती है वो निचली सीमा, जो ऊपरी सीमा और निचली सीमा समान होती है, ठीक है। और यहाँ पर वो वाली पढ़ा, समावेशी में पढ़ा था, जो सारे अलग अलग होते हैं। दूसरा पॉइंट जो हमने पढ़ा, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट जो हमने पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि हम दूसरा पॉइंट जो हमने अध्ययन किया उस पॉइंट के अनुसार जो है
जो हमारी संख्याएं थीं उन संख्याओं में क्या था, उन संख्याओं में दोस्तों हमने जो दूसरा पॉइंट पढ़ा था उसमें अपवर्जी में ऊपरी वर्ग का मूल्य शामिल नहीं होता, लेकिन समावेशी में श्रृंखला में शामिल होता है। उसके बाद हमने तीसरा पॉइंट पढ़ा, शून्य दशमलव आ जाएं तो उसके लिए अपवर्जी श्रृंखला उपयुक्त है, समावेशी नहीं है। उसके बाद अपवर्जी श्रृंखला में सभी स्थितियों के लिए गणना होती है लेकिन समावेशी में नहीं होती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, देखिए, खुले सिरों वाली या निरोमुखी श्रृंखला, यानी जिसका सिरा खुला होता है, कोई बंद नहीं होता है। यानी जैसे कि उसमें दिखाया था 10 से 15, यानी 10 और 15 के बीच में ही हो सकता है, तो इसमें सिरा जो है सीमित था, लेकिन इस तो खुली हुई है, यहाँ कोई बंदिश नहीं, खुली हुई है। तो देखिए 5 से कम, ठीक है दोस्तों, 5 से कम इसका सिरा खुला हुआ है, 5 से कम। तो यहाँ पर फिर उसके बाद क्या है, 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम और 20 से अधिक। इस प्रकार से क्या लिख सकते हैं, 20 से अधिक, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं हम, 20 से अधिक, 5 से कम, 5 से अधिक। यार ये तो मेरे को नहीं आ रहा है, ये तो पॉइंट मार्क को भी समझ ना आया, ये पॉइंट कैसे है। ये देखो, हाँ तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं खुले सिरों वाली श्रृंखला या निरोमुखी श्रृंखला, जिसका कोई मुख नहीं होता, जिसका सिरा खुला होता है, उसे अब उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं। खुले सिरे वाली श्रृंखला वह श्रृंखला होती है जिसमें प्रथम वर्ग की निम्न सीमा तथा अंतिम वर्ग की उच्च सीमा नहीं दी गई होती है, यानी जिसमें कोई सीमा ना दी जाए उसे कहा जाता है खुले सिरे वाली जो है श्रृंखला। यानी अगर किसी श्रृंखला में सीमा नहीं दी गई तो वो खुले सिरे वाली श्रृंखला कहलाती है। इस श्रृंखला में क्या होता है, से कम और से अधिक दिखा दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर हमने दिखाया 5 से कम, उसके बाद हम दिखा देंगे 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम। उसी प्रकार हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि 20 से अधिक, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 20 से अधिक, 15 से अधिक, 10 से अधिक और 5 से अधिक। इस प्रकार भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हुई हमारी खुले सिरे वाली श्रृंखला। उसके बाद हम पढ़ते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, संचयी आवृत्ति श्रृंखला। संचयी आवृत्ति श्रृंखला कौन सी श्रृंखला है, ये देखिए दोस्तों, ये तो हमारी साधारण आवृत्ति श्रृंखला है। अब हम इसमें संचयी आवृत्ति श्रृंखला में बदलेंगे। साधारण क्या है, इसमें वर्ग दे रखा है और आवृत्तियां दे रखी हैं, ये हमारी साधारण श्रृंखला है। अब हम बदलने वाले हैं इसको जो है संचयी आवृत्ति श्रृंखला में। तो जब हमने इसको संचयी आवृत्ति श्रृंखला में बदला तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर संचयी आवृत्ति श्रृंखला आ गई और द्वितीय विधि और प्रथम विधि द्वारा। अंक देखिए दोस्तों, यहाँ पर 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम। इस प्रकार से अगर आपको ये निकालना है तो आप क्या करेंगे, केवल कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको अगर ऐसा करना है, निकालना है, तो आपको 0 + 3 कर देना है। 0 + 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। उसके बाद 15 से कम, 3 + 8, यानी आपको क्या करना है, जितनी भी आपको संख्याएं दे रखी हैं, विद्यार्थी की जो संख्याएं दे रखी हैं उनको जोड़ते जाना है शुरू से। यानी आपने पहली 3 है, 3 में अपने 0 जोड़ा, 3 आ गया। उसके बाद 3 में 8 जोड़ा, 11 आ गया। उसके बाद क्या, से अधिक, यानी एक के बाद जोड़ते चले जाना है। उसके बाद आता है 15 से अधिक। 15 से अधिक सबसे बड़ी संख्या लेनी है, उसके बाद उसमें घटाते हुए चले जाना है। ठीक है दोस्तों,
अगर आप घटाते हुए इस तरह से चले जाएंगे तो आपको ये इस तरह से बन जाएगा। तो आपको ये, अब हम पढ़ते हैं संचयी आवर्ती श्रृंखला को साधारण आवृत्ति में परिवर्तन। जो संचयी आवर्ती श्रृंखला होती है उसको साधारण आवृत्ति में कैसे बदलते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो जो संचयी आवृत्ति का कुछ एक उदाहरण लेते हैं, मध्य मूल्य आवर्ती श्रृंखला। तो यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है संचयी आवर्ती श्रृंखला को साधारण आवर्ती श्रृंखला में बदलना है तो मध्य मूल्य आवर्ती श्रृंखला का इस्तेमाल करा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, हम देखते हैं संचयी आवर्ती श्रृंखला के बारे में हम जान लेते हैं। तो इसको अगर संचयी आवर्ती श्रृंखला है साधारण में बदलना है तो क्या करेंगे, 4 विद्यार्थियों से प्राप्त हुए आंकड़े 10 से कम। दोस्तों आपने ये देखा संचयी आवर्ती श्रृंखला। अगर आपको इस श्रृंखला को बदलना है, यानी आपको क्या करना है, संचयी आवर्ती श्रृंखला को साधारण आवृत्ति, आपने क्या किया, अभी साधारण आवृत्ति श्रृंखला ली, उसे आपने संचयी आवर्ती श्रृंखला में बदल दिया। और अगर आपको संचयी आवर्ती श्रृंखला को साधारण आवर्ती श्रृंखला में बदलना है तो आप क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, यहाँ प्लस किया माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमें करना क्या है, 5 मध्य मूल्य आवर्ती श्रृंखला। मध्य मूल्य आवर्ती श्रृंखला, मध्य मूल्य क्या है, 5, 15, 25, ये हमारा जो है मध्य मूल्य दिया है और आवृत्ति दे रखी है। उसके बाद हम यहाँ पर वर्ग कैसे निकालते हैं इसके बारे में बताया, यानी हमें कैसे निकालना है प्रक्रिया। तो मध्य मूल्य आवर्ती श्रृंखला है, इसमें कैसे हम जो है निकालते हैं वर्ग, यहाँ पर कैसे हम संख्याओं को फाइंड आउट करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे हम विद्यार्थियों की संख्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना होगा, यहाँ पर जो है मध्य मूल्य दे रखे हैं तो हमें ये मध्य मूल्य निकालने पड़ेंगे। ये हमें दे रखे हैं तो यहाँ पर निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अब आवृत्ति दे रखी है, वर्ग दे रखा है, 3 चीज़ें हमें दे रखी हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें सीमा निकालनी है। तो कैसे निकलेगी भाई, सीमा कैसे निकलेगी, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मध्य मूल्य लेते हैं। मध्य मूल्य लेने के बाद उसमें क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं 10/2। क्या करते हैं, 10/2 माइनस करते हैं, क्योंकि क्या है हमारे पास मध्य मूल्य, यानी जो हमारा गैप है, गैप देख रहे हैं आप, क्या है गैप जो है हमारा वो सब में 10 का है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस प्रकार से 10 का गैप है तो आप 10/2 कर लेंगे। उसके बाद आप लेंगे मध्य मूल्य, मध्य मूल्य में मध्य मूल्य घटाएंगे, यानी 10/2 घटाना है आपको, सिंपल गैप देख लेना है, उसको 2 से भाग कर लेना है और बस यहाँ पर जो मध्य मूल्य है उसको आगे रखना है, उसमें से घटा देना है 10/2 जो भी आता है आपका। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो है 10 आया, 5 में 10/2 घटाना है तो आपको 0 मिल जाएगा। उसके बाद आप इस 15 में घटाएंगे, आपका 15 अब 15 है, 15 में घटाएंगे तो आपको 10 मिल जाएगा। ये हमारा L1 निकालना है। L2 निकालना है तो आपको क्या करना होगा, इसमें जोड़ देना होगा। तो आपने क्या करा, अगर आपने 10/2 5 में जोड़ दिया, मध्य मूल्य में जोड़ दिया तो आपको L2 मिल जाएगा, और अगर आपने घटा दिया तो आपको जो है L1 मिल जाएगा, यानी ये और ये। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रक्रिया समझ आ गई होगी। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अगले चैप्टर में। आज ये हमारा जो चैप्टर है समाप्त हो जाता है, हम आगे फिर पढ़ेंगे और आगे लेकर आएंगे आपके लिए जो है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर जो है हम करेंगे, ये हमारा चौथा चैप्टर था, नहीं गलत। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना,
क्योंकि आपको यहाँ पर हिंदी में जो है आर्थिक सांख्यिकी की एक्सप्लेनेशन मिलेगी। आपको यहाँ पर पूरी एनसीईआरटी जो आर्थिक सांख्यिकी है 11th क्लास की बुक आपको पूरी करा के देंगे। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि आपके लिए हमने जो है 11th क्लास की आर्थिक सांख्यिकी के सारे चैप्टर सॉल्व कर रखे हैं। आपको यहाँ पर आर्थिक सांख्यिकी का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, एक्सप्लेनेशन मिलेगा, वो भी हिंदी में। तो दोस्तों, अपने बेल आइकन को दबा लें ताकि आपके पास हमारी नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप हमारी वीडियो समय पर देख पाएँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में।